Hello students. So today we are going to study a new topic which is related to the genome complexity in different organisms. The name of the topic is C value and C value paradox. Have you ever thought why onion has more DNA than humans? So let us come to the answer for this question, that what makes onion more complex as compared to humans. So we will talk about the C value. C value is C value. C value का मतलब होता है constant और characteristic value, the amount of DNA in the haploid genome of an organism. So as जैसे कि हमें पता है कि हम डिप्लॉयड हैं, तो हमारा जो n नंबर में जितना डीएनए कंटेंट होगा, अमाउंट जिसको कि मेजर किया जाता है पिकोग्राम्स के अंदर, उसको हम कहते हैं सी वैल्यू ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म। अब इसका कोई भी इस तरीके का रिलेशन नहीं है कि जितना ज़्यादा हम हायरार्की में चलेंगे जितना उतना ही ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स होगा। ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको फिगर में दिख रहा है कि एक ह्यूमन के अंदर अप्रोक्सीमेटली 3 पिकोग्राम्स का डीएनए है। उसी तरीके से अनियंस में 17 पिकोग्राम है, सैलमेंडर्स में 40 पिकोग्राम है और अप्रोक्सीमेटली अमीबा के अंदर 600 पिकोग्राम है। अगर हम हायरार्की की बात करें तो अमीबा सबसे नीचे आता है इनमें से। फिर भी इस टाइम पे इस फिगर के अकॉर्डिंग अमीबा जो है वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी शो कर रहा है एज कम्पेयर टू ह्यूमंस। नाउ वी नो कि हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, जो जीनोम होता है इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म का, वो डीएनए हो सकता है, आरएनए हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन हम किस इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं। सो अमाउंट ऑफ डीएनए जो किसी इंडिविजुअल के जीनोम में होता है उसको हम सी वैल्यू कहते हैं। और सी वैल्यू की वैल्यू रेंज करती है 10⁻6 बेस पेयर से लेके 10⁻11 बेस पेयर्स तक। अब जैसे कि आप ये ग्राफ देख रहे हो, ग्राफ में आपको ये दिख रहा है कि सबसे नीचे वायरसेस एंड बैक्टीरिया में जो ब्लैक पोर्शन है 10⁻5 की अगर हम अप्रोक्सीमेटली बात करें तो उतना जीनोम है। जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे, एल्गी, फंजाई, एनालिडा, इंसेक्टाई, काइनो, फिशेस, एम्फिबिया, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, मेमेलियंस, एंजियोस्पर्म्स, उस हिसाब से जो कॉम्प्लेक्सिटी थी, जो ब्लैक पोर्शन था वो राइट साइड पे बढ़ना चाहिए था। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो इंसेक्टा का अगर आप देखो और बर्ड्स का देखो तो कॉम्प्लेक्सिटी में बहुत बड़ा डिफरेंस आ रहा है। जहाँ पे कि बर्ड्स की कॉम्प्लेक्सिटी जो थी वो ज़्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन वहाँ पे इंसेक्ट्स की कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा है। और वहीं आप देखेंगे कि एम्फिबिया की कॉम्प्लेक्सिटी जो है, एम्फिबिया के अंदर जो डीएनए है वो 10 फोल्ड टाइम मोर है एज कम्पेयर टू मैमल्स। सो हम ये नहीं कह सकते कि जितनी बड़ी सी वैल्यू है उतना ज़्यादा ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए पैराडॉक्स एग्जिस्ट करता है। इस फिनोमिना को हम सी वैल्यू पैराडॉक्स पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं हम आगे। अगर मैं बात करूं कि अगर लोअर यूकेरॉट्स की, लोअर यूकेरॉट्स के अंदर ज़रूर ऐसा होता है कि जितनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है उतनी ज़्यादा सी वैल्यू है। तो इसका मतलब ये है कॉम्प्लेक्सिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी सी वैल्यू। मतलब कि कॉम्प्लेक्सिटी जैसे जैसे इंक्रीज करेगी वैसे वैसे डीएनए इंक्रीज कर रहा है। लेकिन हायर यूकेरॉट्स में ऐसा कुछ नहीं होता। देयर इज नो रिलेशन बिटवीन कॉम्प्लेक्सिटी एंड जीनोम साइज, और इसी को हम सी वैल्यू पैराडॉक्स बोलते हैं। तो आगे बात करते हैं जीनोम साइज की। तो अगर आपको डिफाइन करना है कि सी वैल्यू ऑर्गेनिज्म की क्या होती है, तो जितने डीएनए के बेस पेयर इन वन कॉपी ऑफ ए हैप्लॉइड जीनोम में होंगे, इसको हम कहते हैं सी वैल्यू ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म। नंबर ऑफ डीएनए बेस पेयर्स इन वन कॉपी ऑफ ए हैप्लॉइड जीनोम इज सी वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म। अब इंपॉर्टेंट बात आपने ये ध्यान रखनी है कि जैसे हम ह्यूमंस हैं तो हमारा जो सी वैल्यू रहेगी वो सेम रहेगी, इट इज कांस्टेंट फॉर ए पर्टिकुलर स्पीशीज। लेकिन अगर हम डिफरेंट रिलेटेड, क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स की भी अगर हम बात करेंगे तो उनमें वैल्यू जो है वो फ्लक्चुएट करती है, और रिसर्च पेपर्स में इसकी काफ़ी एक्सप्लोर भी किया गया है इस चीज़ को। तो जीनोम कॉम्प्लेक्सिटी को हम कैसे मेजर करते हैं? इट इज़ थ्रू दी रीनैचुरेशन काइनेटिक्स ऑफ दी डीनेचुरेटेड डीएनए। अब आपको पता है जब डीएनए मेल्ट करता है तो दो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में वो टूट जाता है। लेकिन डीएनए के अंदर इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वो वापस कोलाइड करके वापस से री अनिल हो सकता है। सो रीनैचुरेशन करवाने के लिए, क्योंकि दो डीएनए स्ट्रैंड्स होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, तो रिपल्शन हो सकती है और वो दोबारा से रीअनील करने में इनकेपेबल हो सकते हैं। तो इसीलिए कैटायंस पोटेशियम एंड सोडियम आयंस को डाला जाता है ताकि रिपल्शन को अवॉइड किया जा सके और रीनैचुरेशन हो सके।
तो जो रेट ऑफ रीनैचुरेशन है वो डिपेंड करता है, इट इज़ अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, एंड वो डिपेंड करता है कि कितनी कॉम्प्लीमेंट्री कॉपीज प्रेजेंट है सॉल्यूशन में। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, जितना ज़्यादा जीनोम बड़ा होगा उतना ज़्यादा उसमें डीएनए यूज़ किया जाएगा, और उसमें जो कॉपीज होंगी, फ्यूअर कॉपीज होंगी कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए की। तो जो रीनैचुरेशन है वो बहुत स्लो हो गई। तो इसका प्रोसीजर हम कैसे करते हैं, हम सबसे पहले डीएनए सैंपल को लेते हैं, इसको डीनेचर किया जाता है एक टेम्परेचर के ऊपर। देन द डीनेचर डीएनए इज अलाउड टू कूल स्लोली, जिसकी वजह से दोबारा से पेयरिंग होनी शुरू हो जाती है। एंड देन हम रेट कैलकुलेट करते हैं, रेट ऑफ रीनैचुरेशन की कैसा जा रहा है। इसके लिए हम मैथमेटिकल इक्वेशन को यूज करते हैं, जिसको हम कॉट कर्व इक्वेशन भी बोलते हैं। तो ये आपको जो इक्वेशन दिखेगी, माइनस डी सी डिवाइडेड बाई डी टी इज इक्वल टू के सी स्क्वायर। सी यहाँ पे आपकी कंसंट्रेशन ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए एट ए स्पेसिफिक टाइम टी होगी, और के का मतलब है इट इज अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। इसका मतलब ये होता है कि सेकेंड मतलब कि दो सबस्ट्रेट पे डिपेंडेंट है, दो सबस्ट्रेट्स का मतलब दो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए हो गए कि वो कैसे रीअनील करते हैं। सो हम इसको रीअरेंज करके डी सी बाई सी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के डी टी लिखते हैं। माइनस क्यों यूज किया गया है, क्योंकि रीअनीलिंग के टाइम पे नंबर ऑफ जो स्ट्रैंड्स हैं वो कम होते जाएंगे। तो जैसे जैसे हम आगे जाएंगे, हमारे पास जो ये इक्वेशन है वो मॉडिफाई होके सी बाय सी नॉट इज इक्वल टू 1/1 प्लस के सी नॉट टी हो जाएगी। एंड फाइनली हमारे पास हाफ टाइम पे कॉट 1/2 इज इक्वल टू 1/k आ जाएगी। तो इक्वेशन को एनालाइज कैसे करते हैं, कि इसका मतलब यह है कि ड्यूरिंग रीएसोसिएशन, जब सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए दोबारा से रीअनील करते हैं, तो जितने ज़्यादा सिंगल स्ट्रैंडेड उनके अगेंस्ट कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स होंगे, उतना ज़्यादा वो जल्दी जो है रीअनील करेंगे, रीएसोसिएट करेंगे। तो जितना ज़्यादा रेपिटेटिव डीएनए होगा, उतना ज़्यादा सिंगल स्ट्रैंड डीएनए होगा, उतना ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट्री सिंगल स्ट्रैंड डीएनए अवेलेबल होगा। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्टिकुलर स्ट्रैंड है, उसके पास उसके लिए 10 जो है कॉपीज अवेलेबल प्रेजेंट है एक पर्टिकुलर सैंपल में, तो उसकी रीनैचुरेशन जो है वो बहुत इजी हो जाएगी, एज कंपेयर टू एक दूसरा सैंपल है जिसमें कि कॉम्प्लीमेंट्री कॉपीज जो है वो सिर्फ 4 हैं। तो वहां पे जो रीनैचुरेशन है वो बहुत स्लो प्रोसेस होगा। So that means concentration is inversely proportional to the rate constant. जितना ज़्यादा cot हाफ की वैल्यू आएगी उतनी स्लो रिएक्शन है, जितना कम कॉट कर्व की वैल्यू आएगी उतनी तेज रिएक्शन है फॉर रीएसोसिएशन। सो अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ऐसा क्यों है। हमें ये बिल्कुल मान के चलना चाहिए था कि जितना कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होगा उतना ज़्यादा उसका सी वैल्यू होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। तो ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कि सी वैल्यू पैराडॉक्स को एक्सप्लेन करते हैं कि हायर कोऑर्डिनेट्स में ऐसा नहीं हो रहा है, जितनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है उतनी ज़्यादा सी वैल्यू नहीं है। तो इट इज़ नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ डीएनए, complexity is not directly proportional to the amount of DNA or C value in case of higher organisms. Now the question arises why, and we are going to do the reasons for its नेग्लिजेंस। जो हमारे मेजर रीजंस आते हैं इस कॉम्प्लेक्सिटी को एक्सप्लेन करने के लिए, पहला रीजन आता है इंट्रॉन्स, फिर आते हैं सीडोजीन्स, रेगुलेटरी एलिमेंट्स, नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ जीन्स जो हमने कल किया था, एंड रेपिटेटिव डीएनए। इन सारे रीजंस की वजह से कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो आपको भी पता लगेगा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यों नहीं है। अब हमें पता है कि जो हमारे जीन्स में, जो ह्यूमंस में या यूकेरियोट्स के अंदर इंट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो इंट्रॉन्स जो हैं ये बेसिकली इंट्रॉन्स बेसिकली क्या करते हैं, जितने भी जीनोम में अगर जितने ज़्यादा से ज़्यादा इंट्रॉन्स होंगे, वो भी तो न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंसेस ही हैं। तो वो सीक्वेंस है तो वो कॉम्प्लेक्स जीनोम के अंदर नंबर ऑफ बेस पेयर्स को ऐड कर रहे हैं, लेकिन वो कोडिंग नहीं है, तो वो कॉम्प्लेक्सिटी को नहीं बढ़ा रहे हैं। कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब ये होता है कि अगर नंबर ऑफ जीन्स जो हैं वो डिफरेंट होने चाहिए और डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स जो हैं वो बनने चाहिए। तो इंट्रॉन्स जो है वो कुछ कोड नहीं कर रहे, वो एक एडिशनल, एक हम कह सकते हैं कि एक यूजलेस चीज़ है जो एक्स्ट्रा कॉपीज में पड़ी हुई है। तो जैसे आर लूप टेक्निक है, इससे टेक्निक से हम पता लगाते हैं कि इंट्रॉन्स जो है वो कितने अमाउंट में प्रेजेंट है, और वो एक वेस्टेज कर रहे हैं एक पर्टिकुलर जीनोम में, और वो एक तरीके से हमें धोखा दे रहे हैं कि ये कॉम्प्लेक्स होगा क्योंकि जीनोम का साइज बहुत बड़ा है। जैसे कि आप देख रहे हो, आर लूप टेक्निक में क्या करते हैं, डीएनए को, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए को एमआरएनए के साथ बॉन्ड पेयर करवाया जाता है। और जो ये लूप्स देख रहे हो, तो ऑब्वियसली एमआरएनए में इंट्रॉन्स होते हैं, डीएनए में नहीं होते, तो इंट्रॉन्स जो है वो लूप्स की फॉर्म में बाहर आ जाते हैं। तो ये पता लग जाता है कि इंट्रॉन्स दे आर इंक्रीजिंग दी कॉम्प्लेक्सिटी, बट दे आर नॉट कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू दी कॉम्प्लेक्सिटी।
दूसरा रीजन आता है हमारे पास सूडो जीन। तो सूडो जीन्स भी जो हमने जैसे किया है कि दे आर ऐसे कुछ जीन्स होते हैं जो रेपिटेशन में प्रेजेंट होते हैं, और वो रेपिटेशन की वजह से एक ही जीन जो है वो 50 टाइम्स रेपिटेशन में है अगर, तो वो जीनोम के कंटेंट को बढ़ा रहा है लेकिन वो कॉम्प्लेक्सिटी नहीं दे रहा। तो जैसे ग्लोबिन जीन्स है, हेमोग्लोबिन हो गए, मायोग्लोबिन हो गए, हिस्टोन हो गए, सो दे आर जस्ट एडिंग टू द डीएनए component composition. They are not increasing the value of the genome complexity in a particular organism, and this happens through the gene duplication phenomena. देन हमने डीएनए ट्रांसक्रिप्शन में रेगुलेटरी सीक्वेंसेस के बारे में पढ़ा है, जैसे टाटा बाइंडिंग बॉक्स हो गए, टेटार्ट बॉक्स हो गया, टीटी गाका हो गया, तो ये स्टार्ट कोडोन हो गए, स्टॉप कोडोन्स की सीक्वेंस होगी, ये सब कुछ जो है ये जीनोम के कंटेंट में एडिशन करवाते हैं, लेकिन दे आर नॉट कोडिंग सीक्वेंसेस, ये कुछ प्रोटीन कोड नहीं करते हैं, ये एडिशनल हेल्प के लिए होते हैं, रेगुलेटरी सीक्वेंस होते हैं। तो रेगुलेटरी सीक्वेंस होने की वजह से हम ये नहीं कह सकते कि ऑर्गेनिजम्स में क्योंकि बेस पेयर बढ़ गए हैं तो वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया। इट इज़ नॉट कॉम्प्लेक्सिटी, ये सिर्फ एडिशनल हुआ है उसके जीनोम में। उसी तरीके से रेपिटेटिव डीएनए सीक्वेंसेस होते हैं, कुछ हाईली रेपिटेटिव होते हैं, कुछ मॉडरेटली रेपिटेटिव होते हैं। तो रीएसोसिएशन काइनेटिक्स जो है, जैसे कि पहले बताया गया, इट इज फास्ट फॉर रेपिटेटिव डीएनए सीक्वेंसेस, क्योंकि जितना ज्यादा रेपिटेशन है उतना ज्यादा कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स अवेलेबल होंगे ताकि री एनीलिंग जो है दोबारा हो सके। जितने कम रेपिटेटिव होंगे उतना ज्यादा रीएसोसिएशन की वैल्यू कम रहेगी। तो हाईली रेपिटेटिव सीक्वेंस जो हमारा अराउंड 10% ऑफ द डीएनए है वो इसमें आता है, जिसमें हमारे सैटेलाइट डीएनए आ जाते हैं। और सैटेलाइट डीएनए हमने ऑलरेडी किए हुए हैं कि मिनी सैटेलाइट, अल्फा सैटेलाइट, बीटा सैटेलाइट, माइक्रो सैटेलाइट्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। तो ये कंट्रीब्यूट करते हैं जीनोम के कंटेंट में। अगेन दे आर, क्योंकि रेपिटेटिव सीक्वेंस है, ये सिर्फ आपके कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ाते नहीं है, ये सिर्फ जीनोम की कॉन्सेंट्रेशन को, नंबर को बढ़ाने में हेल्प करते हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्सिटी नहीं बढ़ती है। तो अल्फा सैटेलाइट डीएनए जो है ये अफ्रीकन ग्रीन मंकी में सबसे पहले मिला था। ये सेंट्रोमेयर्स जो क्रोमोसोम्स होते हैं उन उस रीजन में होता है। तो इसमें ये जो रेपिटेटिव यूज इसका जो यूनिट होता है वो अराउंड 170 बेस पेयर इन लेंथ होता है, तो ये बार बार रेपिटेशन में आता है। उसी तरीके से बीटा सैटेलाइट डीएनए जो है वो पेरीसेंट्रिक रीजन में होता है, सेंट्रोमेरो के आसपास। यहाँ पे जो है रिपीटिंग यूनिट 68 बेस पेयर लेंथ का है। तो ये सारे क्रोमोसोम्स पे नहीं होता, सिर्फ कुछ क्रोमोसोम्स जो आपको मेंशन है 1 9 13 15 21 22 वाई पे होता है। मिनी सैटेलाइट्स जो है इनको हम वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स भी बोलते हैं, जो कि हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में भी यूज करते हैं। जैसे कि जीएटीसी की सीक्वेंस हो गई, वो 20 टाइम्स रेपिटेशन में है, 18 टाइम्स रेपिटेशन में है। तो बेसिकली ये जीनोम की कंटेंट को बढ़ा रही है लेकिन कॉम्प्लेक्सिटी नहीं बढ़ाती है। मिनी सैटेलाइट्स को भी वीएनटीआर ही बोला जाता है। ये अराउंड 5 to 50 टाइम्स जो है रेपिटेशन में आते हैं। अराउंड 60 बेस पेयर्स की इनकी लेंथ रहती है। ज़्यादातर ये टीलोमेयर्स पे प्रेजेंट होते हैं और दे आर रिच इन जी एंड सी बेसिस। तो हाई लेवल ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म की वजह से ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में तभी मिनी सैटेलाइट्स जो है वीएनटीआरस को यूज़ किया जाता है जेनेटिक मार्कर्स के तौर पे। नेक्स्ट आते हैं माइक्रो सैटेलाइट्स। ये होते हैं एसटीआर, शॉर्ट टैंडम रिपीट्स। तो शॉर्ट टैंडम रिपीट्स या एसएसआर जो हैं, इनका जो बेस पेयर्स होता है वो रिपीटिंग यूनिट का वो 2 to 6 बेस पेयर्स होता है। तो दे आर दी कोडोमिनेंट मार्कर्स बेसिकली। एस एस आर एस टी आर जो है ये जेनेटिक मैप्स, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में भी हेल्प करते हैं और मेंडेलियन फैक्टर्स के थ्रू ही ये सेग्रीगेट करते हैं। एंड लास्ट आर दी मॉडरेटली रेपिटेटिव डीएनए सीक्वेंसेस जो अभी तक हमने किए थे वो हाईली रेपिटेटिव थे। तो ये शॉर्ट सीक्वेंस होते हैं, ये थ्रू आउट द जीनोम स्कैटर्ड होते हैं। दे कैन बी ट्रांसक्राइब्ड बट दे आर मोबाइल। तो मोबाइल का मतलब ये हुआ कि ये जंप कर सकते हैं एक पार्ट से दूसरे पार्ट में, जिसमें हम ट्रांसपोसोम्स, रेट्रो ट्रांसपोसोम्स को ले लेते हैं। ये कोई ना कोई एंजाइम्स बना सकते हैं ट्रांसक्राइब करके, और उसके बाद ये दूसरी साइट में उनको इंसर्ट भी करवा सकते हैं। तो नॉर्मली इनमें रेट्रो ट्रांसपोसोम्स जो हैं वो ऐड किए जाते हैं। बेसिकली सी वैल्यू पैराडॉक्स आपको टॉपिक क्या बताता है कि नॉर्मली जो हम कहते हैं कि जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है वैसे वैसे डीएनए का अमाउंट बढ़ रहा है, या डीएनए का जैसे जैसे अमाउंट बढ़ रहा है कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है। ये सच है, लेकिन ये लोअर कॉर्डेट्स में, लोअर इन्वर्टिब्रेट्स में ये सच है। लेकिन जैसे जैसे हम हायर हायरार्की में जाते हैं वहां पे ये पैराडॉक्स बन जाता है, ये ट्रुथ नहीं है कि जैसे जैसे ऑर्गेनिजम्स में डीएनए बढ़े, जैसे जैसे डीएनए बढ़ेगा वैसे वैसे ज़रूरी नहीं है कि कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी। हमें यह पता लग गया है कि हमसे ज़्यादा जो कॉम्प्लेक्स है वो ऑनियंस हैं एज कंपेयर टू ह्यूमंस। तो एक और इसमें एग्जांपल है जो मैं आपको देना चाहती हूँ, और इसके साथ ही मैं कंक्लूड भी करूँगी। फॉर एग्जांपल आपको सामने रेड कलर में लेफ्ट हैंड साइड पे दिख रहा है कि 10 जीन्स है,
और दूसरे इंडिविजुअल में 5 जीन्स हैं जो सर्कल में बता रखे हैं आपको। तो अगर हम ऐसे देखें तो हमें क्लियर कट ये बोलना चाहिए कि जो 10 वाला है वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है एज़ कम्पेयर टू सेकेंड वाला। लेकिन अब इसमें है क्या, जो 10 वाला जीन्स है उसमें से देखा गया कि जो 8 जीन्स थे, 10 जीन्स में से 8 जीन्स जो थे वो रेपिटेशन में थे, मतलब कि वो एक ही टाइप का प्रोटीन बना रहे थे, और जो 2 प्रोटीन्स थे वो अपने अपने अलग प्रोटीन्स बना रहे थे। तो मतलब जो 10 जीन्स वाला इंडिविजुअल है उसमें ओवरऑल तो कितने जीन्स बन रहे हैं, कितने प्रोटीन्स बन रहे हैं, सॉरी, उसमें ओवरऑल तो सिर्फ 3 ही प्रोटीन्स बन रहे हैं। और दूसरी तरफ जो इंडिविजुअल में 5 जीन्स थे उनमें 5 के 5 जीन्स जो हैं वो 5 डिफरेंट प्रोटीन्स बना रहे हैं। तो एज़ कम्पेयर टू नंबर ऑफ़ जीन्स तो ज़्यादा थे 10 वाले में, लेकिन नंबर ऑफ़ फंक्शनल प्रोटीन्स जो है वो 3 ही बन रहे हैं। तो यहाँ कॉम्प्लेक्सिटी कौन डिसाइड कर रहा है? सो कॉम्प्लेक्सिटी कौन डिसाइड करता है? कॉम्प्लेक्सिटी डिसाइड होती है कि नंबर ऑफ फंक्शनल प्रोटीन्स कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी किसकी ज़्यादा होगी? सेकंड नंबर इंडिविजुअल की, जिसके पास 5 प्रोटीन्स आ रहे हैं, वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। इसी को हम कहते हैं सी वैल्यू पैराडॉक्स।